गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। आपकी 12th की एनसीईआरटी के अंदर सबसे पहला चैप्टर ही ये दे रखा है। एकदम बेसिक चैप्टर्स है। हम अभी तक देखा जाए तो बायोटेक्नोलॉजी वगैरह ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट में मैंने ये चैप्टर ऑप्ट किया है आपका, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर जितनी भी जो चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि हमें उसके बारे में हमने पढ़ नहीं रखा है। हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं, बस उसको सारा कलेक्ट करके हम इस चैप्टर के अंदर, मतलब कोई नई चीज़ आपको इसमें ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी। सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ रखा है। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, क्या होता है, यही सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर डील करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अपन लोगों ने डिस्कस किया था कि कितनी वैरायटी ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हमारे अर्थ पर सरवाइव करती हैं, ठीक है। बिलियंस ऑफ स्पीशीज हैं। तो ये जो जितने सारी जो वैरायटी है, इतनी वास्ट डाइवर्सिटी जो प्रेजेंट है हमारे अर्थ सरफेस पर, क्या ऐसा है कि एक बार सपोज करिए कोई भी एक स्पीशीज ऑरिजिन हुई, एक ह्यूमन बीइंग ही ले लीजिए, जैसे कि एक बंदा कोई ऑरिजिन हुआ, उसके बाद अभी हमारी अर्थ को बने हुए इतने थाउजेंड्स ऑफ, लैक्स ऑफ, मिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए, क्या जब से वही कंटिन्यू करता आ रहा है? नहीं ना। अगर रिप्रोडक्शन, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग? क्योंकि अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो एक बार उसका ऑरिजिन हुआ, उसको अपनी स्पीशीज को, उसको अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए, अपने वंश को चलाने के लिए जिस प्रोसेस की जरूरत है, इट इज द रिप्रोडक्शन। अदरवाइज क्या होगा? जैसे कि सपोज कीजिए कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो आपके लिए वेल नोन हो, रैबिट मान लो। एक रैबिट ऑरिजिन हुआ, उसका पर्टिकुलर जो लाइफ स्पैन है, जितने साल वो जीता है, वो खत्म हुआ, मर गया, तो उसके बाद रैबिट की प्रजाति खत्म। ऐसे करते जाओ तो जो डाइवर्सिटी है हमारी अर्थ पे, तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो इस चीज को, कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए कि वो स्पीशीज कभी एक्सटिंक्ट ना हो, तो ये जो वैरायटी जो है हमारे अर्थ सरफेस पर, चाहे हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, प्लांट्स की, एनिमल्स की, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो क्या चीज जरूरत है उसके लिए? इट इज द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या करता है, एक नए यंग वंस को, जो है न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। तो यही सारा कुछ। अब रिप्रोडक्शन, इस चैप्टर के अंदर मैं आपके साथ किन किन चीज़ों के बारे में अपन लोग मैं आपको एक आउटलाइन एक बार मैं डिस्कस कर लेती हूँ। अभी आपको ये रिप्रोडक्शन जो है, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको समझ में आया होगा। अदरवाइज रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगी। एक बार कोई चीज इवॉल्व हुई, उसके बाद इट विल एक्सटिंक्ट आफ्टर अ सेवरल टाइम पीरियड। क्यों? क्योंकि उसको अपने जैसे कॉपी बनाने की जरूरत है कंटिन्यूटी को लिए, वंश चलाने के लिए। तो इट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर के अंदर मैं आपके साथ जिन जिन चीजों के बारे में डील करूंगी, इट इज अबाउट द लाइफ स्पैन, ठीक है। इट इज द लाइफ स्पैन, it is about the basic features of reproduction, it is about the types of reproduction, and parthenogenesis। इन टॉपिक्स के थ्रू एंड थ्रू हम लोग, मैंने आपको जैसे कि शुरुआत में ही बोला, इस चैप्टर में सारी चीज़ें हम लोगों ने लेकिन थोड़ा सुपरफिशियली पढ़ रखा है। हम थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन इस चैप्टर के अंदर उन चीज़ों के बारे में करेंगे। तो इस रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिन जिन टॉपिक्स के थ्रू हम जाएंगे, जो जो टॉपिक्स हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे, इट इज़ अबाउट द लाइफ स्पैन, इट इज़ अबाउट द बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज़ अबाउट द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड इट इज़ अबाउट द पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं आपको पहले वर्बली एक बार चीज़ें एक्सप्लेन कर देती हूँ। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद द राइटिंग सेक्शन। बहुत सिंपल चैप्टर है, और अभी जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, जस्ट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन से थोड़ी चीज़ें आपको याद करने वाली और वैसी फिर भी आएंगी। अभी जस्ट एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो आप बहुत अच्छे से सुन लीजिए, तो आपको घर जाके
जस्ट अ न्यूज़पेपर रीडिंग ही लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी आप इस चीज़ को ध्यान से सुन लो, फिर उसके बाद हम लोग इसको लिखेगा कोई भी नहीं, हम सब मैं आपको लिखवाने वाली हूँ। सबसे पहली चीज़ अगर मैं लाइफ स्पैन की बात करूँ, ठीक है, तो सबसे पहले तो इस टर्म से मतलब आप क्या समझते हैं? लाइफ स्पैन, नाम से ही पता लग रहा है, आप भली भांति इस शब्द से आप इसको मतलब जानते होंगे कि इसका मतलब क्या होता है। लाइफ स्पैन यानी कि बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है, जो ड्यूरेशन है, उसे हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। तो सबसे पहले तो इसकी टर्मिनोलॉजी की बात हमने की कि व्हाट डू यू मीन बाय द लाइफ स्पैन। तो सबसे पहला पॉइंट तो लाइफ स्पैन के बारे में क्या है? इट इज द पीरियड, कहां से कहां तक का, फ्रॉम, पहला की पॉइंट, बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है, इट इज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, उसे हम बोलते हैं लाइफ स्पैन, ठीक है। दूसरा पॉइंट, लाइफ स्पैन अब किसका कितना होता है? तो सबसे पहले तो एक चीज आप ये ध्यान रखना कि इसकी जो वेरिएबिलिटी है ना, इट वेरी फ्रॉम शॉर्ट टू लॉन्ग। ये जो पीरियड है बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का, ये छोटा भी हो सकता है, छोटा यानी कि सिर्फ कुछ दिनों का भी हो सकता है, शॉर्ट लाइक फ्यू डेज, टू लॉन्ग बहुत सालों तक, मैनी इयर्स, कितना भी ये हो सकता है। मतलब ये जो पीरियड है ये वैरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। कुछ के अंदर बहुत शॉर्ट है कि कुछ ही दिनों की लाइफ साइकिल होती है, लाइफ टाइम होता है उनका, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। कुछ लोगों में बहुत लंबा भी होता है, मतलब कई सालों तक उनका ये पीरियड जो है ये चलता है। इट इज द सेकंड पॉइंट अबाउट द लाइफ स्पैन। थर्ड पॉइंट अबाउट द लाइफ स्पैन इज दैट कि इट इज नॉट नेसेसरीली कोरिलेटेड विद द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये एक मिसकंसेप्ट है, एक मिथ है कि जिस ऑर्गेनिज्म का साइज छोटा होगा उसका लाइफ स्पैन कम होगा, जिस ऑर्गेनिज्म का साइज बड़ा होगा उसका लाइफ स्पैन भी ज्यादा होगा। तो एक मिसकंसेप्ट है, लाइफ स्पैन जो है ऑर्गेनिज्म के साइज से रिलेटेड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल एक मैंगो ट्री, ठीक है, एक आम का पेड़ और एक पीपल का पेड़, दोनों के साइज की अगर हम लोग बात करें, एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है, ठीक है, दोनों के साइज की अगर मैं बात करूं तो आम के पेड़ में और पीपल के पेड़ के साइज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस दोनों के साइज में नहीं है। लेकिन इन दोनों ट्रीज के लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें तो काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एक कौवा, दैट इज द क्रो, एंड द पैरेट, एक तोता, इन दोनों के साइज में भी बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इनका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा वेरी करता है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट अबाउट यार, ये जो दोनों एग्जांपल्स मैंने अभी आपको बोले, इट इज इन योर एनसीईआरटी, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट अबाउट द लाइफ स्पैन, इट इज दैट इट इज नॉट नेसेसरीली correlated it is not necessarily correlated with size of organism, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के साइज से रिलेटेड नहीं होती है ये चीज, दैट इज द लाइफ स्पैन। दोनों एग्जाम्पल मैं आपको जब लिखाऊंगी वो तब लिखा दूंगी, जैसे कि मैंने आपको एक पीपल ट्री, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको मैंगो ट्री एंड पीपल ट्री, आप चाहो तो ये लिखते जाओ, ये पूरा नोट्स फॉर्मेट बनता ही जा रहा है। मैंगो ट्री एंड पीपल ट्री, इसके साइज की बात करें बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी नहीं है, बट लाइफ स्पैन की बात करें तो उसमें बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी है। ऐसे ही क्रो एंड पैरेट, साइज बहुत ज्यादा वैरी नहीं करता है इन दोनों के बीच में, लेकिन इनका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा वैरी करता है।
ठीक है। तो सबसे पहला रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर के अंदर जो सबसे पहली चीज जो कवर अप होती है, इट इज द लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन के बारे में मैंने भी आपको ये 3 पॉइंट्स अभी मैंने आपके साथ फिलहाल डिस्कस किए हैं। पहला पॉइंट अबाउट इट्स टर्मिनोलॉजी कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन यानी कि बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ, हम किसी को मार दें तो उसे नहीं, ठीक है। वैसे क्या है वो, उसमें भी है कुछ चीज़ें हैं कि उसको लाइफ स्पैन क्या बोलेंगे, क्योंकि एक्चुअली नेचुरल फिनोमिना नहीं है, बट उतना आपके सिलेबस में नहीं है तो उसको अपन छोड़ दें, ठीक है। लाइफ स्पैन यानी कि बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड है उसे हम लाइफ स्पैन कहते हैं, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड है ये बहुत शॉर्ट, कुछ दिनों का भी हो सकता है, तो बहुत कई सालों तक का भी हो सकता है। इसका टाइम पीरियड जो है ये वेरी करता है, ठीक है। और दूसरी चीज, जो लाइफ स्पैन है ये आपके ऑर्गेनिज्म के साइज से कोरिलेटेड नहीं है। इसका एग्जांपल भी मैंने बता दिया, एक मिथ है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं कि जो स्मॉल साइज के ऑर्गेनिज्म है उनका लाइफ स्पैन शॉर्ट होगा, जो लार्ज साइज के ऑर्गेनिजम्स हैं उनका लाइफ स्पैन भी लंबा होगा। इट इज़ अ मिसकंसेप्ट, इट इज़ अ मिथ, इट इज़ नॉट ट्रू। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया मैंगो ट्री और पीपल ट्री का, और आपका क्रो एंड पैरेट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एक है कुछ टर्मिनोलॉजीज और हैं, एक है, आप ये लिख लिया क्या आप सभी स्टूडेंट्स ने, हटा दूं मैं इसे। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, मैक्सिमम लाइफ स्पैन, एवरेज लाइफ स्पैन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सब चीजें क्या है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो एक टर्म मैंने बोला मैक्सिमम लाइफ स्पैन, क्या समझते हैं आप इस वर्ड से? मतलब अभी लाइफ स्पैन का मतलब मैं आपको बता ही चुकी हूं कि बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक के टाइम पीरियड को हम लाइफ स्पैन बोल रहे हैं। मैंने आगे वर्ड लगा दिया मैक्सिमम, तो मैक्सिमम लाइफ स्पैन का मतलब आप क्या समझोगे? तो इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स और द ग्रेटेस्ट एज, ठीक है। अ पर्सन कैन, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीशीज का कोई भी एक मेंबर जितने लंबे, जितने ज़्यादा समय के लिए, जितने ज़्यादा साल वो एग्जिस्ट कर सकता है, या फिर जितनी ज़्यादा, मतलब जो सबसे ज़्यादा उम्र जो उसने अटेन की उस स्पीशीज़ के किसी भी एक मेंबर ने, उसे अपन बोल देंगे मैक्सिमम लाइफ स्पैन। एक टर्म है आपका एवरेज लाइफ स्पैन। एवरेज लाइफ स्पैन, इट इज द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स or the average age an organism, an individual can acquire in its population। मतलब उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन का कोई भी, मतलब जो है एक एवरेज नंबर, जितने साल, एक एवरेज ईयर्स अगर हम निकालें जितने वो जीता है तो उसे हम बोलते हैं एवरेज लाइफ स्पैन। एक है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये है कोई भी एक इंडिविजुअल वो जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि कितने ईयर्स वो जिएगा, इट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। एन इंडिविजुअल कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम हाउ मेनी ईयर्स ही कैन और शी कैन सर्वाइव, इट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मैक्सिमम एक पॉइंट, अब ये तो आप ना टर्म से ही समझ जाओगे, इनका डेफिनेशन कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है कि आई और आपको आप कर नहीं पाओगे। लाइफ स्पैन पता है तो आप मैक्सिमम लाइफ स्पैन अंदाजा लगा पाओगे। बस ये देख लेना, मैक्सिमम लाइफ स्पैन में मैंने स्पीशीज की बात की, इसमें मैंने पॉपुलेशन की बात की है, ठीक है। बाकी ये चीजें आपको नाम से ही पता लग जाएगी कि मैक्सिमम, मैं भी डेफिनेशन लिखाऊंगी, ठीक है, बट मैं आपको जस्ट पहले मैंने बोला कि मैं सारा कुछ लिखाने वाली हूँ, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ दिक्कत कहाँ आती है। मैक्सिमम लाइफ स्पैन हर एक स्टूडेंट आराम से हिट कर देगा, मतलब सिंपल सी चीज़ है, आपको ये समझ में आ गया होगा। एवरेज लाइफ स्पैन भी नाम से ही पता लग रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी एक बार सुनने के बाद समझ में आ गया, नाम से ही पता लग रहा है। एक चीज इसमें जो याद रखने वाली है, इट इज दैट मैक्सिमम लाइफ स्पैन, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्पीशीज, एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन, ठीक है। मैक्सिमम लाइफ स्पैन, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अभी सिर्फ सुन लो, आई एम गोइंग टू राइट ईच एंड एवरीथिंग। मैक्सिमम लाइफ स्पैन, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्पीशीज, एंड द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन, ठीक है।
अब आपको मैक्सिमम लाइफ स्पैन ये सब समझ में आ गया। हाँ, अब अगर हम अपना लाइफ स्पैन को कैलकुलेट, अगर वाइल्ड एनिमल्स की हम लोग बात करें तो वाइल्ड एनिमल्स के अंदर मैक्सिमम लाइफ स्पैन को कैलकुलेट करना, डिटेक्ट करना एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। रीज़न क्या, वो मोस्टली अपने ओल्ड एज तक नहीं पहुंच पाते हैं, साइंस ऑफ ओल्ड एज बहुत कम उनके अंदर नज़र आते हैं। उसका कारण ये है कि फूड और शेल्टर के लिए लेके जो कंपटीशन उनके अंदर है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि नेचुरल कंडीशंस के अंदर वो सर्वाइव कर रहे हैं ना, कोई उन्हें, हम लोग तो कोई केयर दे नहीं रहे वाइल्ड एनिमल्स को। मैक्सिमम लाइफ स्पैन को मैंने क्या बताया कि मतलब जितने ज़्यादा से ज़्यादा साल कोई एक एनिमल सर्वाइव कर सकता है। तो वाइल्ड एनिमल्स की अगर हम बात करें, जंगली जानवरों की बात करें जो कि नेचुरल कंडीशंस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उनके अंदर मैक्सिमम लाइफ स्पैन को समझना, सिर्फ सुनना, समझ में आएगी सारी चीज़ें, उनके अंदर मैक्सिमम लाइफ स्पैन को कैलकुलेट करना, मतलब उसको फाइंड आउट करना, इट इज़ अ टिपिकल टास्क। रीज़न इज़ दैट कि एक तो वो नेचुरल कंडीशंस के अंदर रह रहे हैं, तो ओल्ड एज के सिम्टम्स, मतलब ओल्ड एज तक पहुंच के उनका नेचुरल डेथ, तो ये बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि मोस्टली तो वो, क्योंकि नेचुरल कंडीशंस में रह रहे हैं, हम उन्हें कोई प्रोटेक्शन, हम उन्हें कोई केयर तो दे नहीं रहे, तो उनके अंदर मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। डिजीज़ेस की वजह से कई सारी बीमारियां उन्हें लग जाती हैं, नेचुरल कंडीशंस में ही सर्वाइव कर रहे हैं, तो कोई ट्रीटमेंट तो उनका होने वाला है नहीं, उस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। कई बार मैंने आपको जैसे पहले ही बोला है कि लाइफ स्पैन में नेचुरल डेथ, ये डिजीज़ वगैरह मतलब ये जो हिंड्रेंस की वजह से इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे तो हम, तो ये एक कारण है। इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट है, डिजीजेस की वजह से डेथ है, प्रेडेशन, एक दूसरे को अपनी लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए प्रेडेशन, एक दूसरे को मार के खाना पड़ता है उन्हें, तो प्रेडेशन की वजह से, फूड और शेल्टर को लेके जो स्ट्रगल है वहाँ पर, उसकी वजह से, ठीक है, कभी कभी वेदर्स चेंज हो जाते हैं, बैड क्लाइमेटिक कंडीशंस हो जाती है, सूखा पड़ गया कभी तो जानवर ज़्यादा मर जाएंगे वाइल्ड एनिमल्स, कई बार बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो भी मर जाएंगे बेचारे, खाने को नहीं मिलेगा। तो जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जो एक्सीडेंट्स, कभी कभी जंगलों में ऐसे ही आग लग जाती है, बहुत सारे एक्सीडेंटल चीज़ें होती हैं, तो ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो जंगली जानवर हैं, जो नेचुरल कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं, उनके अंदर आपको मैक्सिमम लाइफ स्पैन को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो एनिमल्स, अब अगर करना है किसी जानवर का, तो जो एनिमल जू के अंदर रहते हैं, ठीक है, जू में जो रहते हैं, चिड़ियाघरों में और इन सब में जो जू रहते हैं, हम उन्हें प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट देते हैं, हम खाने का खुद उनको अवेलेबिलिटी करवाते हैं, ठीक है, डिजीज़ होगी तो ट्रीटमेंट मिलेगा, तो डिजीज़ की वजह से और मॉर्टेलिटी रेट, ये दोनों फैक्टर खत्म हो गए, एक्सीडेंट्स खत्म हो गए, प्रेडेशन भी एक हद तक लिमिटेड है, उसकी वजह से किसी का, हम लोग उन्हें प्रॉपर सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो जू के अंदर एनिमल ऐसी कंडीशंस के अंदर रहते हैं, वो कंडीशंस उनके लिए, मतलब जू के अंदर, वैसे चिड़ियाघरों के अंदर रखना जानवरों को, उनकी फ्रीडम को बांधना है, लेकिन उनकी जो लाइफ स्पैन है ना, उनका जो ड्यूरेशन है, लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए ये जो चीज़ है जू के अंदर, जो हम प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में एनिमल्स को रखते हैं, तो ये उस चीज़ को फेवर करता है। तो इस कंडीशन में हम किसी भी पर्टिकुलर एनिमल की लाइफ स्पैन को कैलकुलेट, मैक्सिमम लाइफ स्पैन को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जो डोमेस्टिक डॉग्स होते हैं ना, पालतू कुत्ते, ठीक है, अभी मैं कुछ एनसीईआरटी जब मैं डिस्कस करूंगी तो उसके अंदर कुछ फोटोग्राफ्स दे रखे हैं, उनके लाइफ स्पैन के बारे में है, तो वो मैं आपको वहीं बता दूंगी, बट कुछ एग्जांपल्स जितना मैं बता रही हूँ वो एक बार याद रख लेना, देख लेना। जो डोमेस्टिक डॉग्स होते हैं उनका मैक्सिमम लाइफ स्पैन 20 ईयर्स है। लेबोरेटरी माउस जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना, लैब माउस जो होते हैं, 4.5 साल का है। ह्यूमन बींग्स की बात करें तो मैक्सिमम बता रही हूँ मैं, एवरेज नहीं डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है, सबसे ज़्यादा तो अपनी बुक्स में 121 ईयर्स दे रखा है मैक्सिमम लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन, इट इज़ 121 साल। इसका कारण अभी शायद 1986 या 76 में, ईयर मुझे ठीक से ध्यान नहीं है, मैं आपको देख के बताऊंगी। वो जापान के अंदर एक इंसान है, वो 120 ईयर्स 237 ईयर्स तक जिया, ठीक है, उसकी जो लाइफ स्पैन थी 120 साल सॉरी 237 डेज था। उसके बाद उसको निमोनिया इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो मैक्सिमम लाइफ स्पैन ये बताना, उस पर्टिकुलर किसी भी स्पीशीज़ का कोई भी एक मेंबर जिसने सबसे ज़्यादा लंबे समय तक एक्वायर्ड किया हो,
सबसे लंबे समय तक जिया हो। तो जापान का वो आदमी था, वो 120 साल 237 दिन का होके मरा है, ठीक है। 19 उसका सन मुझे अभी नहीं ध्यान है, मैं आपको बता दूंगी, सन याद करना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस ये देख लेना। तो उसको बाद में निमोनिया के इन्फेक्शन की वजह से उसकी डेथ हो गई। तो इस वजह से मैक्सिमम लाइफ स्पैन ह्यूमन बींग्स का है 121 ईयर्स। एवरेज लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें, एवरेज लाइफ स्पैन, मॉर्टिलिटी रेट, ये मैं आपको पहले भी डिजीज़ वगैरह जब पढ़ा रही थी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ एंड ऑल, जब ये सब चैप्टर्स डिस्कस किए थे मैंने, तब भी आपके साथ ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो मॉर्टिलिटी रेट जो है ये काफ़ी कम हो गई है अब, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं। अगर डिजीज़ होती है तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, ठीक है। पर्सनल हाइजीन बढ़ गया है, बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आया है, इस वजह से मॉर्टिलिटी रेट काफ़ी हद तक कम हुई है। तो मॉर्टिलिटी रेट की, तो हम लोग एवरेज लाइफ स्पैन की बात करें, ह्यूमन बींग्स की एवरेज लाइफ स्पैन की मैं बात कर रही हूँ, इंडिया के अंदर तो है, इन इंडिया ह्यूमन बींग्स की एवरेज लाइफ स्पैन इट इज़ 56 ईयर एंड इन यूएसए इट इज़ 76 या 75 ईयर, से मैं बताऊंगी। ये है इंडिया का, याद रख लेना, एवरेज लाइफ स्पैन है 56 ईयर्स ह्यूमन बींग की, क्योंकि मॉर्टिलिटी रेट अभी काफ़ी कम हुई है, बट फिर भी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके कंपेयर में ज़्यादा है हमारे यहाँ। तो इंडिया की जो एवरेज लाइफ स्पैन है इट इज़ द 56 ईयर्स फॉर ह्यूमन बींग्स। इज इट क्लियर? लाइफ स्पैन के बारे में जस्ट उसका जो डेफिनेशन पार्ट कि वो साइज से कोई कोरिलेशन नहीं है, ठीक है। इट इज़ अ मिथ कि जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है उनका लाइफ स्पैन छोटा होगा, जो लार्जर ऑर्गेनिज्म है उनका लाइफ स्पैन ज़्यादा होगा, ये एक मिथ है, ऐसा नहीं होता, इट इज़ अ मिसकॉन्सेप्ट। इसके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया। दूसरी चीज़, मैंने आपके साथ लाइफ स्पैन के बारे में इसके टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक, शॉर्ट भी हो सकता है तो कितना लंबा भी हो सकता है, ये चीज़ वेरी की करती है, ये चीज़ डिस्कस की। मैक्सिमम लाइफ स्पैन क्या है, एवरेज लाइफ स्पैन क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, ठीक है। वाइल्ड एनिमल्स के अंदर मैक्सिमम लाइफ स्पैन को क्यों हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, मैक्सिमम लाइफ स्पैन डॉग्स का कितना है, लेबोरेटरी माउस का कितना है, ह्यूमन बींग्स का कितना है, एवरेज लाइफ स्पैन इंडिया के अंदर ह्यूमन बींग्स का कितना है, ये सारी चीज़ें तो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस ये कर चुकी हूँ। एक चीज़ ये आती है कि मतलब आप ये जो लाइफ स्पैन से इसका मतलब ये है कि डेथ तो एक सनातन सत्य है, कि मतलब कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य जो है, कोई भी मनुष्य क्या, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसने जन्म लिया है तो उसका अंत तो होगा ही सही। तो इट इज़ मोरल, सिर्फ कुछ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो सरवाइव करते हैं, अदरवाइज ऑल इंडिविजुअल्स दे आर मोरल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक ये पॉइंट है, ऑल द इंडिविजुअल्स, ऑल द ऑर्गेनिजम्स दे आर मोरल एक्सेप्शन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। लाइफ स्पैन जो पहला पॉइंट जो हम टॉपिक जो इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करते हैं, लाइफ स्पैन, उसके बारे में इतनी ही चीज़ें हैं। नेक्स्ट मैं आपके साथ रिप्रोडक्शन के बारे में डील करूँगी, बेसिक्स फीचर्स क्या क्या है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी। लाइफ स्पैन मैं आपके साथ सारा कुछ डिस्कस कर चुकी हूँ, तो इसे हम नोट आउट करेंगे। उसके पहले आप चाहो तो इस फॉर्मेट में इतना लिख लेना, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन तो मैं आपको वर्बली बता चुकी हूँ, तो वो तो लिखने की ज़रूरत है नहीं। मैं लाइफ स्पैन के साथ स्टार्ट करूँगी, तो आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो हेडिंग डाल दीजिए, दैट इज़ द लाइफ स्पैन। सबसे पहले इसका डेफिनेशन पार्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द लाइफ स्पैन। तो इट इज द लाइफ स्पैन, it may be defined as the period from birth to natural death. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने इसके टाइम पीरियड के बारे में बताया था कि कितना वेरी करता है, तो इट वेरी फ्रॉम स्मॉल शॉर्ट, बहुत छोटा भी हो सकता है, दैट इज ऑफ फ्यू डेज,
long, that is for many years. Next point, as I told you, lifespan, it is not necessarily correlated with size of organism. It is a misconcept. It is a misconcept that small size organism have short lifespan and large animal organisms have long lifespan. ये तो मैंने यहाँ पे लिखा दिया, आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर दो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, वो आप खुद लिख लेना. एक तो है दैट इज द साइज ऑफ, मैं बोल देती हूँ, आप नोट आउट कर लीजिए, दैट इज द साइज ऑफ द पीपल ट्री एंड अ मैंगो ट्री. इट डज नॉट वेरी सो मच बट देयर लाइफ स्पैन वेरीड. ठीक है, ऐसे ही द साइज ऑफ अ क्रो एंड अ पैरट, इतना डिफरेंस इन दोनों के साइज में नहीं है, लेकिन इनके लाइफ स्पैन की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज दिस कि व्हाट डू यू मीन बाय द एवरेज लाइफ स्पैन, व्हाट डू यू मीन बाय द मैक्सिमम लाइफ स्पैन. ये सारा कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी. तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मैक्सिमम लाइफ स्पैन. मैक्सिमम लाइफ स्पैन क्या होता है? तो मैक्सिमम लाइफ स्पैन इज मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स और द ग्रेटेस्ट एज which is acquired by the member of a species. Acquired by the, मतलब किसी भी स्पीशीज के एक मेंबर ने जितना मैक्सिमम ईयर्स वो जिया हो या फिर जो सबसे ज़्यादा ग्रेटर एज उसने अटेंड की हो, उसे हम बोलते हैं मैक्सिमम लाइफ स्पैन. एक्वायर्ड बाय द मेंबर ऑफ अ स्पीशीज. एक टर्म है इसके अंदर, इट इज द एवरेज लाइफ स्पैन. ऐसे ही आपका ये एवरेज लाइफ स्पैन क्या होता है ये लिख लीजिए. तो एवरेज लाइफ स्पैन मैक्सिमम लाइफ स्पैन इज द average lifespan, it is the average number of years or age, average number of years or age acquired by the member of population. ठीक है, acquired by the member of population, it is the average lifespan. Next is the life expectancy. ये क्या होता है? It is the number of year an individual can expect to live for. ठीक है, and it is based on the average lifespan. लिख लो, it is the life expectancy.
लाइफ एक्सपेक्टेंसी is the number of years person can expect to live for. It is based on average lifespan. ठीक है, एक पॉइंट ये लिख लेना, मैक्सिमम लाइफ स्पैन इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्पीशीज एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन. लिखो ये पॉइंट, ये नोट आउट कर लिया आप सभी स्टूडेंट्स ने? हटा दूं मैं इसे? चलिए, maximum lifespan it is the characteristic of species and life expectancy. It is the characteristic of a population. ठीक है, तो ये हो गया आपका मैक्सिमम लाइफ स्पैन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में एक और पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम लाइफ स्पैन जो है आप लोग जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी एस्टिमेट करना बहुत डिफिकल्ट है. क्या क्या रीजंस थे वो लिख लो. लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम लाइफ स्पैन ऑफ वाइल्ड एनिमल is difficult to estimate. उसके कारण मैंने आपको बताया था कि वो अंडर द नेचुरल कंडीशन दे सर्वाइव अंडर नेचुरल कंडीशन. वाइल्ड एनिमल मतलब जो नेचुरल कंडीशंस के अंदर सर्वाइव करते हो. हमारा कोई प्रोटेक्शन, हमारी कोई केयर हम उन्हें नहीं दे रहे हैं. दे सर्वाइव अंडर द नेचुरल कंडीशन. तो उनके अंदर दे हैव हाई मॉर्टेलिटी रेट. मॉर्टेलिटी रेट काफी ज्यादा है. there may be the death due to diseases. predation एक फैक्टर वहां पर है. ठीक है, स्ट्रगल फॉर फूड एंड शेल्टर. कभी कभी मौसम खराब होता है. देयर इज बैड क्लाइमेट और एक्सीडेंट्स, फायर वगैरह लग जाती है, कभी कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं. तो ये एक कारण है कि जो मैक्सिमम लाइफ स्पैन जो है वाइल्ड एनिमल्स का एस्टिमेट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है. हाँ, जू के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं जिन्हें हम खुद प्रोटेक्शन देते हैं उनकी मैक्सिमम लाइफ स्पैन, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है. तो उनके अंदर सॉरी उनके अंदर हम लोग मैक्सिमम लाइफ स्पैन को इजी गोइंग कैलकुलेट एस्टिमेट कर सकते हैं. ठीक है, चलो ये लिख लिया सारा. सॉरी स्टूडेंट्स, मेरा गला थोड़ा सा खराब है तो आप लोग एडजस्ट कर लेना, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है.
समझ में तो आ रहा होगा, लेकिन हटा दूं मैं इसे। चलिए नेक्स्ट, मैंने आपको बोला कि वाइल्ड एनिमल्स के अंदर मैक्सिमम लाइफ स्पैन को एस्टिमेट करना क्यों डिफिकल्ट था, रीजन बता दिया। हम जू एनिमल्स की अगर बात करें तो, या आप लिख लेना, मैं लिख नहीं रही हूँ, चलो जू एनिमल्स की बात करें तो जू एनिमल्स के अंदर हम, क्योंकि ये जो सारे जो ड्रॉबैक्स हैं ये ओवरकम हो जाते हैं उनके अंदर, तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उनकी बढ़ जाती है, तो उनके अंदर हम लोग मैक्सिमम लाइफ स्पैन को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर ह्यूमन के डोमेस्टिक डॉग की और एक आपके लेबोरेटरी माउस की मैक्सिमम लाइफ स्पैन दे रखी है, तो ये एक आप लिख लो, मैक्सिमम लाइफ स्पैन ऑफ डोमेस्टिक डॉग 20 साल है, एंड मैक्सिमम लाइफ स्पैन ऑफ लेबोरेटरी माउस 4.5 साल है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, मैक्सिमम लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन 121 साल है। ये 121 ईयर्स मैंने ऐसे दिया है, ये भी लिख लेना। जापान के अंदर एक बंदा है, जापान के अंदर एक था, वो 120 ईयर्स 237 डेज तक सरवाइव किया। उसके बाद ड्यू टू निमोनिया उसकी डेथ हो गई, तो ऑलमोस्ट 121 साल वो जिया इस वजह से। ठीक है, मैक्सिमम लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन इज 121 ईयर्स। ठीक है, एवरेज लाइफ स्पैन की अगर मैं बात करूं, मॉर्टिलिटी रेट जो है अभी काफ़ी कम हुई है इंडिया के अंदर जो है ह्यूमन बीइंग्स की, इन ह्यूमंस 56 ईयर्स है। यही बात अगर मैं यूएसए के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर करूं, इन यूनाइटेड स्टेट्स इट इज 78 ईयर्स। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। एक टर्म मैंने आपको बताया था लिमिटेड लाइफ स्पैन के बारे में। ठीक है, तो लिमिटेड लाइफ स्पैन मैंने कहा डेथ सबकी होनी है। ऑल इंडिविजुअल्स आर मोरल एक्सेप्ट द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। ये लिख लीजिए, लिमिटेड लाइफ स्पैन। लिमिटेड लाइफ स्पैन का मतलब है कोई भी ऑर्गेनिज्म हो जो एक बार आया है तो उसे उसका अंत भी होगा, कभी ना कभी कुछ एक लिमिटेड लाइफ स्पैन ही होता है, उसके बाद भी लेकिन वो स्पीशीज कंटिन्यू रहती है लिमिटेड लाइफ स्पैन होने के बावजूद भी, कारण रिप्रोडक्शन। तो ऑल द इंडिविजुअल्स, लिमिटेड लाइफ स्पैन, ऑल इंडिविजुअल्स they are moral except single celled individual। ठीक है, it is about the limited lifespan, it is about the first topic which we are going to discuss in this chapter, that is the lifespan। lifespan के बारे में जितने भी points थे मैं सारे आपके साथ डिस्कस कर चुकी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रिप्रोडक्शन। ठीक है, तब तक आप इतना नोट आउट कर लें। ठीक है, तो ये नोट आउट कर लिया आप सभी स्टूडेंट्स ने, एंड अदर से नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन। ठीक है, इट इज all about the lifespan। next we are going to discuss about the reproduction। सभी स्टूडेंट्स हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, रिप्रोडक्शन।
पहले हम इसके डेफिनेशन पार्ट की बात करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन। तो सबको पता है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो है अपनी ऑफस्प्रिंग को, अपनी प्रोजेनी को जनरेट करता है, बिल्कुल अपनी जैसी, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इट इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म इट गिव राइज टू यंग वंस विच इज सिमिलर टू इटसेल्फ। ये जो डेफिनेशन जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है ये एज इट इज आपको एनसीईआरटी के अंदर मिलेगी। एनसीईआरटी की लैंग्वेज ही मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, तो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द रिप्रोडक्शन इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस reproduction is a biological process in which an organism it give rise to young ones, that is its offspring, which is similar to itself. नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आपको वर्बली बोल देती हूँ, लिखा है नहीं, एनसीईआरटी के अंदर जब डिस्कस करूंगी तो मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर जब मैं डिस्कस करूंगी तब मैं आपको उसमें दिखा दूंगी, आपको मैं लिखवा नहीं रही पर आप सुन लो। जैसे कि रिप्रोडक्शन क्या है आप सबको पता है, खैर ये डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। अब जो यंग वंस हैं वो ग्रो करेंगे, मैच्योर होंगे, फिर वापस से वो लोग भी रिप्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरीके से ये साइकिल, बर्थ, फिर उसके बाद ग्रोथ होती है, ठीक है, फिर वो अपने मैच्योर होकर यंग वंस को जनरेट करते हैं और ये डेथ होती है। ये साइकिल जो है ये कंटिन्यू रहती है, ठीक है। ये एज इट इज आपके एनसीईआरटी के अंदर है, जब मैं वो पॉइंट डिस्कस, जब मैं एनसीईआरटी डिस्कस करूंगी तो वहां पर आप देख लेना। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस कि रिप्रोडक्शन इट इनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। मतलब कोई भी एक स्पीशीज है, मान लीजिए वो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी उसके अंदर ना हो, तो एक बार ऑरिजिन हुआ उसके बाद उसका जो भी पर्टिकुलर लाइफ स्पैन है वो उसको स्पेंड करके डाई हो जाएगी, डेथ हो जाएगी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की। ऐसा हुआ तो यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में वो स्पीशीज कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो जाएगी, बचेगी ही नहीं। तो रिप्रोडक्शन जो तरीका है, रिप्रोडक्शन इट इनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। लिख लीजिए, रिप्रोडक्शन it enables the continuity of species generation after generation। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस कि आपको पता है देयर इज अ वास्ट डाइवर्सिटी इन दिस बायोलॉजिकल वर्ल्ड। बहुत सारी डाइवर्सिटीज जो है वो है, तो हर एक ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को मॉडिफाई कर रखा है कि किस तरीके से अपने आप नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। ये उस ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट पर कि वो किस तरीके से उनके अंदर रिप्रोडक्शन होगा, हाउ दे विल रिप्रोड्यूस, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट, उसके इंटरनल फिजियोलॉजी और भी कई दूसरे फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि हाउ दे विल रिप्रोड्यूस। ठीक है, ये भी मैं लिखा नहीं रही हूँ, एनसीईआरटी के अंदर है ये लाइन, तो उसमें देख लेंगे कि ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी and several other factors they are responsible for that thing कि how the organism will reproduce। ठीक है, तो ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन की मैंने बात की। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक एवरीबडी नो इट इज ऑफ टू टाइप, एक है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन जो है इसकी दो वैरायटीज हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो दो कैटेगरीज में इसको कैटेगराइज, दो तरीके से रिप्रोडक्शन किया जा सकता है। एक है आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। खैर इसके बारे में मैं कुछ चीजें आपको बताऊं उसके पहले एक ये रिप्रोडक्शन क्या है ये हमने देखते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रिप्रोडक्शन, क्या काम है।
तो देखो आपके सेनेसेंस ऑलरेडी, ये सेनेसेंस एजिंग प्रोसेस जो है ये क्या होता है, मैं आपके साथ ये सारे के सारे पॉइंट्स, ये प्लांट मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये एब्सिसेंस क्या है, सेनेसेंस क्या है, सारा कुछ मैं डिस्कस कर चुकी हुई है, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर भी ये सारी चीज़ें आई थी जब हमने इसके हार्मोन्स हम पढ़ रहे थे, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में जब मैंने डिस्कस किया था, एब्सिसेंस क्या है, सेनेसेंस क्या है, मैंने डिस्कस किया था। तो आई एम नॉट गोइंग टू गिव द डिटेल अबाउट दैट थिंग राइट नाउ, बट पहला फंक्शन जो है रिप्रोडक्शन का वो ये है कि सेनेसेंस और एजिंग की वजह से जो इंडिविजुअल्स की डेथ हो गई, यानी कि जो पॉपुलेशन से एलिमिनेट हो गए, उसको कंटिन्यू करना, ठीक है। तो इट रिप्लेस द इंडिविजुअल डाइंग विच डाई ड्यू टू द सेनेसेंस और एजिंग। दूसरी चीज, किसी भी पॉपुलेशन से अगर एक पर्टिकुलर स्पीशीज सिर्फ इस वजह से एलिमिनेट, प्रेडेशन, मैंने आपको वाइल्ड एनिमल्स में बताया था, प्रेडेशन वाला चीज, एक दूसरे को मार के खाते हैं, या फिर डिजीज की वजह से अगर डेथ हो जाए, तो ऐसे इंडिविजुअल्स को रिप्लेस करने में रिप्रोडक्शन का फंक्शन है। दूसरी चीज, तीसरी चीज जो है, इट इंट्रोड्यूस द वेरिएशन विच इज नेसेसरी फॉर द स्ट्रगल एंड द एग्जिस्टेंस। वेरिएशन जो है मतलब जो कि उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करने के लिए, हमें स्ट्रगल के लिए, सर्वाइव करने के लिए जो वेरिएशंस जरूरी हैं, उसको इंट्रोड्यूस कौन करता है, रिप्रोडक्शन की वजह से ही वो वेरिएशन जो है ये आते हैं। तो दिस थ्री आर द फंक्शंस ऑफ द रिप्रोडक्शन। पहली चीज, सेनेसेंस और एजिंग की वजह से जिन लोगों की डेथ हुई है उन्हें रिप्लेस करते हैं ये पॉपुलेशन के अंदर। दूसरा, प्रेडेशन और डिजीज की वजह से जिनकी डेथ हुई है, तो जो इंडिविजुअल्स उस वजह से जो एलिमिनेशन उनका हुआ है उसे रिप्लेस करने का काम करते हैं। तीसरी चीज, इट इंट्रोड्यूस द वेरिएशन विच इज एसेंशियल फॉर द अडेप्टेबिलिटी फॉर द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। मतलब अडेप्टेशंस जो है उस एग्जिस्टेंस के लिए, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में जो अडेप्टेबिलिटी है वो इस वेरिएशन से ही आएंगी, तो वो इंट्रोड्यूस करने का फंक्शन है। ये तीन फंक्शंस हैं आपके रिप्रोडक्शन के। मैं पहले टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन उसके बाद कंटिन्यू करूंगी, पहले इसके फंक्शंस और एसेंशियल फीचर्स जो है ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ये लिख लिया होगा आप सभी स्टूडेंट्स ने, हटा दूं? मैं बता रही हूँ, मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा डिटेल में जाऊंगी ना, वहाँ से थोड़ी चीज़ें आएंगी कि हाँ आपको सेल्फ स्टडी में थोड़ा टाइम डेडिकेट करना पड़ा। अदरवाइज ये जो सब इंट्रोडक्टरी पार्ट ये बिल्कुल ऐसा है कि आप थोड़ा सा भी ध्यान से अगर अभी क्लास में पढ़ लोगे तो जस्ट अ न्यूज़पेपर रीडिंग यू वांट, बस उतने में काम हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए, दैट इज द एसेंशियल फीचर्स, फंक्शंस ऑफ, एसेंशियल फीचर्स तो बाद में, फंक्शंस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के फंक्शन की अगर बात की जाए तो सबसे पहला पॉइंट मैंने यही बताया था कि सेनेसेंस और एजिंग की वजह से जिन लोगों की डेथ हुई है उन्हें रिप्लेस करने के अंदर, तो इट रिप्लेस द इंडिविजुअल who died due to सेनेसेंस और एजिंग। किसी को अगर इस वर्ड से कुछ आपको समझ में ना आया हो तो अपनी बुक खोलना, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर मैंने ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह ये जब वो वाला जो चैप्टर जब मैंने डिस्कस किया था उसके अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक तो ये। नेक्स्ट फंक्शन, इंडिविजुअल विच इज रिमूव्ड फ्रॉम द पॉपुलेशन ड्यू टू द इंडिविजुअल रिमूव्ड which are removed from population, जिसका कारण हो predation, individual removed from population due to predation, predation की वजह से, या फिर disease, predation and disease are replaced by reproduction, they are replaced by reproduction। ठीक है। नेक्स्ट, वेरिएशन जो है, इट इंट्रोड्यूस द वेरिएशन विच इज असेंशियल फॉर द अडेप्टेबिलिटी, लिख लीजिए, इट इंट्रोड्यूस वेरिएशंस
वेरिएशन क्या है जेनेटिक्स के अंदर डिस्कस किया है काफ़ी डिटेल में कि व्हाट डू यू मीन बाय द वेरिएशन, ठीक है। तो जो टर्मिनोलॉजी है वो क्लियर नहीं करूंगी मैं अभी, लिंक बताती जा रही हूँ मैं आपको, अगर नहीं हो तो वो वाला लेक्चर खोलना मेरा और उसमें पढ़ लेना। तो इट इंट्रोड्यूस द वेरिएशन विच इज असेंशियल फॉर adaptability and struggle for existence. Clear? So it is about the functions of reproduction. Next we are going to discuss about the essential basic features of the reproduction, क्या क्या उसके अंदर इन्वॉल्व है। तो ये नोट आउट कर लिया आप सभी स्टूडेंट्स ने, हटा दूं मैं ये फंक्शंस और बेसिक फीचर्स आपके एनसीईआरटी में नहीं है, मैं वही देख रही थी अभी, एनसीईआरटी के अंदर ये नहीं है, एनसीईआरटी खैर देखते रहेंगे बट ऐसा नहीं है कि ये काम के नहीं है। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालिए, इट इज द बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, बेसिक फीचर्स की बात करें तो रिप्रोडक्शन में देयर इज द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, सेल डिवीजन होता है विच मे और मे नॉट इंक्लूड द मियोसिस, मियोसिस हो भी सकता है ना भी हो बट सेल डिवीजन होता है। आपके प्रोटोप्लाज्म के सिंथेसिस की वजह से उसके अंदर ग्रोथ होती है, ठीक है, देयर इज द ग्रोथ ड्यू टू द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। आपके रिप्रोडक्टिव यूनिट्स का फॉर्मेशन होता है और फिर ये जो रिप्रोडक्टिव यूनिट का फॉर्मेशन होता है इन्हीं का ही डेवलपमेंट और एलाबोरेशन जो है ये सब होता है आपके रिप्रोडक्शन के अंदर टू फॉर्म द न्यू यंग वंस, ठीक है। तो फर्स्ट बेसिक फीचर इट इज द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, इट इज द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, पॉइंट्स पॉइंट मेमोराइज करने हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट इट इज अबाउट द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के अंदर ये लिख लेना सेल डिवीजन, डिवीजन ऑफ सेल यानी कि इट मे और मे नॉट इन्वॉल्व द मियोसिस, सेल डिवीजन विच मे और मे नॉट इन्वॉल्व मियोसिस, ठीक है। नेक्स्ट देयर इज द ग्रोथ ड्यू टू द synthesis of protoplasm, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के सिंथेसिस की वजह से उसके फॉर्मेशन की वजह से ग्रोथ होता है। नेक्स्ट ग्रोथ के बाद रिप्रोडक्टिव यूनिट्स का फॉर्मेशन होगा, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, फिर there is the elaboration and the development of this reproductive units to form the new young ones. There is the elaboration and development of reproductive units to form the new young ones. Clear? This is the basic features of reproduction. जैसा कि मैंने इसमें बताया ना कि रिप्रोडक्शन के बाद मतलब जो यंग वंस ये उनके अंदर ग्रोथ होगी, ग्रोथ के बाद वो भी रिप्रोड्यूस करेंगे और फिर उनकी डेथ हो जाती है। इस तरह से पूरा साइकिल जो है कंटिन्यू रहता है। तो सबसे पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन में हो सकता है मियोसिस इन्वॉल्व हो सकता है ना हो, फिर सिंथेसिस क्या बोलते हैं आपके प्रोटोप्लाज्म के फॉर्मेशन की वजह से उसके अंदर ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद ये जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बने हैं इनका एलाबोरेशन होता है, इनका डेवलपमेंट होता है टू गिव द बर्थ टू द न्यू यंग वंस। इट इज ऑल अबाउट द बेसिक फीचर्स ऑफ द रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट कम टू द main point, that is about the types of reproduction. As you guys already know, there are two types of reproduction, that is the asexual mode of reproduction and the sexual mode of reproduction. इन दोनों को मैं इस चैप्टर के अंदर काफी डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन ने फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर अपन ने पूरा बकायदा उसका एक चैप्टर पढ़ा। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपके साथ पूरा पढ़ा चुकी, तो कुछ चीज़ें ही हम इसके अंदर देखेंगे।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत डिटेल में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेंगे, बट मैं आपको एक लिंक बता रही हूँ कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, पूरा एक चैप्टर अपन ने उसका डिस्कस किया है। ह्यूमन बींग्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका पूरा मतलब डिटेल स्टडी हमने की है। वो थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्मेट में हम यहाँ पर देखेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ करूँगी। उसके पहले अब देखो, पहले एक मैं मेजर डिफरेंस जो है ये बता देती हूँ। इट इज द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। पहला की पॉइंट, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर देयर इज फॉर्मेशन एंड द फ्यूजन ऑफ गैमेट इज नॉट इन्वॉल्व्ड। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर ना तो गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा ना फ्यूजन होगा। इट इज यूनिपैरेंटल, यानी कि सिर्फ एक ही पैरेंट इन्वॉल्व होता है, दो पेरेंट्स नहीं चाहिए आपके एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। जबकि अगर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो मैंने एसेक्सुअल में क्या बोला, गैमेट्स का ना फॉर्मेशन होगा ना फ्यूजन होगा। इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन भी होता है और फ्यूजन भी होता है। इसमें मैंने बोला कि इट इज यूनिपैरेंटल, यानी कि सिर्फ एक ही पैरेंट इन्वॉल्व होगा। तो आप सोच रहे होंगे इसका भी अपोजिट कर दीजिए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर कि इट इज बायपैरेंटल, बट नो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये बायपैरेंट, मोस्टली बायपैरेंटल होता है। ठीक है, क्या वर्ड यूज किया है मैंने, मोस्टली बायपैरेंटल होता है। दो पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी कभी, मोस्टली यानी कि हमेशा जरूरी नहीं है बायपैरेंटल हो, ये यूनिपैरेंटल भी हो सकता है। यूनिपैरेंटल का मतलब जैसे कि आप हर्माफ्रोडाइट्स के अंदर देखिए जिसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। एक ही सिंगल प्लांट हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स हैं। आपके जो बायसेक्सुअल प्लांट्स जो होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन, दोनों एक ही के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उनके अंदर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है लेकिन वो यूनिपैरेंटल है। तो यूनिपैरेंटल भी हो सकता है इन केस ऑफ बायसेक्सुअल और द हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स। तो ये जो कुछ सिंपल सी चीजें ये समझ में आई, यहां पर ऐसे ही लिख लो, जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है देयर इज नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ना तो गैमेट्स बनते हैं ना उनका फ्यूजन होगा। देयर इज नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये कि जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये होता है यूनिपैरेंटल। इट इज यूनिपैरेंटल, एक ही पैरेंट इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें, देयर इज द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ये दोनों काम इसके अंदर होंगे। देयर इज द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। दूसरा पॉइंट, इट इज, वर्ड यूज किया मैंने मोस्टली बायपैरेंटल, यानी कि टू पेरेंट्स, दैट इज बायपैरेंटल का मतलब टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स, एक मेल एक फीमेल, अपोजिट सेक्स आर इन्वॉल्व। लेकिन इसके आगे वर्ड यूज कर दिया है मैंने मोस्टली। अधिकतर ऐसा होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता। इट मे बी यूनिपैरेंटल, ये यूनिपैरेंटल भी हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे, तो ये देख लीजिए, इट मे बी यूनिपैरेंटल, जैसे कि आपके बायसेक्सुअल्स के अंदर, बायसेक्सुअल और जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही एनिमल्स में प्रेजेंट, एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स के अंदर, बायसेक्सुअल प्लांट्स के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो एक ही पैरेंट इन्वॉल्व हो रहा है ना, दो अलग अलग नहीं है। तो उस केस में ये आपका यूनिपैरेंटल भी हो सकता है। क्लियर? ये तो मैंने जस्ट एक जनरल इंट्रोडक्शन की बात की है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसका पूरा डिटेल डिस्कशन मैं आपके साथ करने वाली हूँ, जब तक आप यहाँ तक की चीजें नोट आउट कर लें। ठीक है, तो कर लिया आप सभी स्टूडेंट्स ने ये नोट आउट।
चलिए, इट इज़ ऑल अबाउट माई टूडेज क्लास, क्योंकि नया टॉपिक जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एज आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू गाइज, इट इज़ इसको हम लोग जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में अपने लेक्चर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नया टॉपिक है, तो ये अपन नई क्लास कल इसे शुरू करेंगे। तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन मैंने अभी दिया है, अब एक एनसीईआरटी वाला जो फॉर्मेलिटी है वो भी कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम है, तो एनसीईआरटी यहाँ तक का अपन देख लेते हैं, एनसीईआरटी सेक्शन। तो आप सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी एनसीईआरटी निकालिए, पहला ही चैप्टर है। मैं शुरुआत वाला, तो न्यूज़पेपर्स में तो बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह पूछ रखे हैं, मैं शुरुआत वाला न्यूज़पेपर रीडिंग लगा देती हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि अपन ने क्या क्या डिस्कस किया है। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इट रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन। जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि लाइफ स्पैन का डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर दे रखा है। लाइफ स्पैन आर फ्यूज, कुछ ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पैन, ये मैंने आपको बताया ना, इट वाज ऑन पेज नंबर 4, ये मेंशन की हुई है। खैर देखिए, सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म आर ड्रॉन, यू हैव टू फाइंड आउट, ये सारा कुछ है, यहाँ से पढ़ो। बिटवीन दिस टू एक्सट्रीम आर द लाइफ स्पैन ऑफ मोस्ट, यू मे नोट दैट लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म, दूसरा पॉइंट मैंने बताया था, दे आर नॉट कोरिलेटेड विद द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो वही दे रखा है। यू मे नोट दैट लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म, दे आर नॉट नेसेसरीली correlated with their size. For example, the size of the crow and the parrot, they are not very different. size बहुत ज़्यादा different नहीं है, लेकिन उनका लाइफ स्पाइल जो है उसके अंदर वाइड वैरायटी जो है आपको देखने को मिलती है। ऐसे ही मैंगो ट्री और पीपल ट्री का देखो, तो मैंगो ट्री पीपल ट्री के साइज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, लेकिन लाइफ स्पैन में वेरिएशन है। वॉट एवर be the lifespan, that of every individual organism is a certainty. As I told you, all the individuals are moral except a single celled organism. जो भी मनुष्य, जो भी ऑर्गेनिज्म ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, उसकी मृत्यु भी निश्चित है, ठीक है। That is, no individual is immoral except the single celled organism. Clear? फिर इसमें तो ये देखा है, why do we say that there is no natural death in wondered? ये सब ऐसे क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर डायरेक्टली रिप्रोडक्शन, इसमें आपका एवरेज लाइफ स्पैन, मैक्सिमम लाइफ स्पैन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, इन चीज़ों के बारे में एनसीईआरटी में यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रखा है, लेकिन आपको पढ़ना है, मैंने आपके साथ वो डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में दे रखा है, जो मैंने आपके साथ जस्ट डिस्कस किया था कि रिप्रोडक्शन का सबसे पहले डेफिनेशन, तो एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच एन ऑर्गेनिज्म इट गिव राइज टू द यंग वन, दैट इज द ऑफस्प्रिंग विच इज सिमिलर टू द इटसेल्फ। फिर मैंने आपको बताया कि वो जो यंग वंस जो हैं, ये जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, ये ग्रो होंगे, मैच्योर होंगे और वापस से नई ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे। तो देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। एंड एज आई टोल्ड यू, रिप्रोडक्शन इनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। मतलब एक स्पीशीज को, मतलब उसकी जो वंश को चलाने का काम करता है। अदरवाइज क्या होगा, रिप्रोडक्शन नहीं है तो मान लीजिए किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ में, तो पर्टिकुलर लाइफ स्पैन जब उसका खत्म होगा तो वो स्पीशीज़ भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो रिप्रोडक्शन इट इनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज़ जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया, देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी, मैंने आपको बोला था देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिज्म इट हैज़ इवॉल्व्ड इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग। जैसे कि ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट, उसका इंटरनल फिजियोलॉजी और बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो डिसाइड करते हैं कि ऑर्गेनिज्म के अंदर हाउ इट रिप्रोड्यूस। मैंने बोला था, ये वर्बली आपको बोला था, मैंने बोला था मैं लिखवा नहीं रही हूँ, एनसीईआरटी में है ये लाइन, तो मैं वहाँ बता दूंगी, तो इट वॉज देयर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको जो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बताया ना, यही इसमें दे रखा है कि बेस्ड ऑन वेदर देयर इज अ पार्टिसिपेशन ऑफ one organism or two in the process of reproduction. It is of two types, that is the asexual and the sexual one. When offspring it is produced by a single parent with or without the involvement of the gamete formation, the reproduction is asexual. When two parents of the opposite sex it participate in the reproductive process and also involved in the fusion of the male and female gamete, it is called the sexual reproduction. लेकिन यहाँ पर मैंने आपको पॉइंट लिखा है कि मोस्टली बायोपेरेंटल, यूनिपेरेंटल भी होते हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट आपको ये चीज़ यहाँ से याद रखनी है। क्लियर? यहाँ तक का एनसीईआरटी भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी, जो मैंने आज क्लास ली। जस्ट ये एक इंट्रोडक्टरी बेसिक था इस चैप्टर का। मैंने कुछ हेडिंग्स आपके साथ कि किन किन के थ्रू हम लोग जाएंगे,
ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे रखा है, कितने क्या टाइप्स हैं, फिजन क्या है, बाइनरी फिजन, ठीक है, ये सारा कुछ जो है ये मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करूंगी। इट इज़ ऑल अबाउट माई टुडेज